तो जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, जो कि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो आइए हम क्या है आज की वीडियो में लेकर के आए हैं, एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि यानी कि एक क्वेश्चन नहीं, हम इसको कि मतलब क्वेश्चन तो है ही, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट के तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसमें चाहे 1 नंबर को या 2 नंबर का या 5 नंबर का कितना भी बड़ा पूछ सकता है। ठीक है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं एकदम आसान भाषा में। तो क्या है इसमें बोला गया है द्विघात बहुपद, यानी क्या है द्विघात बहुपद जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में, यानी शून्यकों का योग व गुणनफल का योग क्या होगा। यानी कि शून्यकों का योग निकाल करके और गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल निकाल करके क्या करना, हमें उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो आइए हम इसको करते हैं। पहला नंबर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, सवाल को उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x फिर प्लस में 7, इतना है क्या है हमारा क्वेश्चन है दिया गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला नंबर हमारा काम क्या रहता है, जब इस तरह यानी बहुपद दिया रहे शून्य कुछ पूछ लिया जाए ना, तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना का मतलब यानी कि एक है, यानी एक्स स्क्वायर क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है ना, इसका गुणांक 1 है। यानी अगर एक एक्स लिखा है तो हम इसका गुणांक 1 मान करके चलेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब एक्स केवल लिखा है तो उसका गुणांक 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुणांक 1 है। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया, हमें ए का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए बी का अगर हम तुलना करेंगे एक्स से, तो क्या बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हमें प्राप्त होगा प्लस में 5। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम -5 लिखते। ठीक है, यानी कि अब क्या देखेंगे, अभी सी का मान कितना है, सी का मान 7। ये क्या हो गया हमारा, यानी ए बी और सी का मान निकल के आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हमें सूत्र क्या, हम पहला नंबर हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग। तो आप साइड में लिखेंगे शून्यकों का योग का सूत्र, शून्यकों यानी शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा योग ने अल्फा प्लस बीटा और बराबर में -b/a। ठीक है, इतना आप सबको पता रहना चाहिए सब सूत्र। ठीक है, तभी सवाल हो पाएगा, नहीं तो सवाल हो ही नहीं पाएगा। तो क्या शून्यकों का योग का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद -b/a। ठीक है, इतना है। तो हम क्या करेंगे, हमें b का मान पता है, b का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे। फिर उसके बाद b का मान कितना है, यानी कि b का मान 5, यानी माइनस का 5 हो जाएगा। फिर a का मान कितना है, 1 है, 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो क्या बोला गया है सवाल में कि शून्यकों का योग तो हमें निकाल लिए ना शून्यकों का योग। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, शून्यकों का पहले सूत्र लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें सूत्र क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हुआ था क्योंकि इसमें योग बोला था, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बराबर क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए इसके बराबर हमें क्या होता है, c/a। ठीक है, प्लस में रहता है। ठीक है, इतना चीज पता रहना चाहिए। अब हम c का मान कितना दिया गया है, हमारा c का मान हमें 7 दिया गया है। ठीक है, यानी कि c का मान हमें कितना दिया गया, 7 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, c का मान रख देंगे, कितना है अल्फा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा और बराबर में c का मान कितना है, c का मान अभी यहाँ निकाले हैं ना, c का मान 7 है तो 7 रख देंगे। फिर a का मान कितना है, a का मान 1 है। यहाँ से एक का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, हम किसी भी संख्या को उसके अपान में 1 लिख सकते हैं, कह लिए लिख सकते हैं कि जितनी भी संख्या होती है परमेय संख्या होती है। ठीक है, अंडर रूट की संख्या को छोड़ करके।
ठीक है। तो ये परमेय संख्या है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें क्या पूछा था, गुणनफल निकाल लिए, गुणनफल हमारा 7 आ गया और योगफल यानी योग कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। तो हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे -5 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कह लिए योग बोला है ना, फिर और 7, इसको क्या करेंगे माइनस प्लस, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि -5 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। -5 में से घटेगा नहीं तो कितने में से घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे ना, तब कितना हो जाएगा 2। तो इस यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा, कितना 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब ऑप्शन में भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि हाँ 3 नंबर का 4 नंबर का, आप हल कीजिए बस, ठीक है। बस मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि जांच कीजिए, यानी कि जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x-6 के शून्य 2, 3 हैं। यानी कि हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। कि 2 और 3 का मान रखने पर हमें शून्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसको हल करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का नहीं है, ठीक है। हमें पहला नंबर क्या समझना है कि हमें क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन बड़ा है यानी ज़्यादा नंबर के तो देखेंगे, अगर नहीं है तो हम स्किप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मेन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप इसी में का क्वेश्चन आ सकता है 7 नंबर यानी कि 5 नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है, आ सकता है 6 नंबर का। एग्जामिनर का मूड है किसी भी बढ़ा करके नंबर को दे सकता है, ठीक है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है और हम क्या लिखेंगे, पहला नंबर एग्जाम में क्या लिखेंगे, हल, और जो दिया रहे, ठीक है। हमें दिया क्या है, दिया है 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x-6, इतना हमें दिया है, ठीक है। इतनी सवाल में और पूछ रहा है कि 2 और 3 का मान रखने या x बराबर 2 और 3 रखने पर हमें शून्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमें याद करना है। तो पहला नंबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे इतना लिखने के बाद लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर, ठीक है। क्या है, x बराबर 2 लेने पर, ठीक है। आपको लाइन नहीं खींचना, इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, हम जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ हम केवल x यानी x बराबर 2 रखेंगे। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या है x²। और बताइए ये चर अचर यानी कि चर और अचर के बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 और क्यू कर देंगे, फिर उसके बाद -11 गुणे x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 और उसके बाद स्क्वायर प्लस 17 गुणे x के स्थान पे 2 -6, ठीक है, इतना। अब हम इसमें देखेंगे क्या है कि माइनस नहीं है, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे, अब अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 2 का क्यूब तो आपको पता होगा ना, क्यूब का क्या मतलब क्या होता है, यानी कि इसके ऊपर घात 3, 2 का गुणा 2 बार, 2 का गुणा यानी कि 2 का अगर क्यूब कर रहा है तो 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर कर रहा है तो 2 बार गुणा करेंगे, यानी घात जितनी रहती है उतनी बार हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 के स्थान पे 8 रख देंगे, यानी इसके 2 का क्यूब के स्थान पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, फिर -11। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हल करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 17 गुणे 2। अब इसको गुणा कर लीजिए ना, 17 दूनी 34, उसके बाद -6, इतना है, इतना दिया हो गया। तो अब हमें इसमें क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ गुणा दिख रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16 माइनस 11 चौक 44 प्लस 34 और उसके बाद -6। अब
भागो जोड़ के मेथड से आप कर लीजिए, ठीक है। पहले क्या होगा, इसमें पहले जुड़ेगा तो जोड़ लीजिए, यानी इसके सामने प्लस है, जिसके सामने प्लस है उसको जोड़ लीजिए, ठीक है। यानी इसके 16 और 34 जब जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 50 50 और उसके बाद 50। अब जिसके सामने माइनस है उसको जोड़ लीजिए, माइनस लगा करके जोड़ लीजिए। यानी 44 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 माइनस लगे रहेगा। अब ये बताइए, अगर हम 50 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा, आंसर 0 होगा, ठीक है। यानी कि अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यानी क्या कहेंगे, बहुपद अतः बहुपद px का शून्यक 2 है, ठीक है। इतना लिख दिए, इसके नीचे लिखना है, ठीक। अब उसके बाद दूसरे यानी कि दूसरे में क्या दिया है, हमें 2 का मान तो रखने पर हमें px यानी कि मान इतना शून्यक हो गया। अब हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी x बराबर 3 रखेंगे। जैसे 2 रखे थे, अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक। 3 लेने पर x बराबर 3 लेने पर, ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे, पहले नंबर सवाल, और सॉरी मार कर दिया, क्या करेंगे इसमें, क्या पहले नंबर हमें क्या बहुपद उतार लेना है, ठीक है। यानी x जो दिया है बहुपद ना, उसको हमें नीचे उतार लेना है। x यानी 2x³ माइनस 11x² प्लस 17, उसके बाद x माइनस 6, इतना हमें दिया, हम इसको उतार लेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो यानी 2 गुणे इसके स्थान पर 3 का क्यूब करेंगे, माइनस 11 गुणे 3 रखेंगे, फिर उसके बाद प्लस 17 गुणे 3 माइनस के 6, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, यानी 3 का क्यूब करेंगे, तो क्यूब को बताए थे ना, यानी कि अगर 3 का क्यूब करेंगे तो अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 बार, ठीक है। यानी 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 लिख देंगे। अब उसके बाद माइनस अब इसका देखिए क्यूब करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 को गुणा 11 में करेंगे, 11 99, और उसके बाद फिर प्लस, और 17 34 17 51 माइनस 6, ठीक है। अब देखिए 27 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना होगा, 27 दूनिया कितना होता है, 27 दूनिया 27 दूनिया होगा हमारा 33 साढ़े 7 14 4 हासिल को 1 2 3 4 1 5 54 होता है, ठीक है। फिर माइनस का, और उसके बाद 99 प्लस, अब 51 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यानी इसमें घटाइए ना, पहले लिख लीजिए, ठीक है। प्लस में 51 माइनस 6, अब जिसके सामने प्लस है उसको जोड़ लीजिए, 54 और 51 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, कितना होगा 5 और उसके बाद 10 105 होगा, ठीक है। और उसके बाद जिसके सामने माइनस है उसको जोड़ लीजिए, माइनस का चिन्ह लगा करके जिसके सामने माइनस रहता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तब इसको जोड़ेंगे तो कितना 105, ये भी आएगा 105 99 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105 होगा। अब 105 में से 105 घटाएंगे तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो हम इसमें भी लिखेंगे अतः जो ऊपर लिखे हैं, ठीक है, अतः बहुपद px का शून्यक क्या होगा, शून्यक 3 है, ठीक है। यही लिखेंगे, जब हम इसको पूरा लिख देंगे बढ़िया कॉपी में सजा करके ना, तो एग्जामिनर आपको पूरा जितने नंबर का रहेगा उतना ही नंबर पूरा देगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, हमें समीकरण दिया गया है, समीकरण योग में 3x + 4y = 6 एवं 6x और प्लस 8y + 12 = 0 के रेखाएं परस्पर द्वारा निरूपित कीजिए। यानी कि इसमें बताना है हमें कि संगत है कि असंगत है, यानी कि हमें नहीं हल बताना है, ठीक है। रेखाएं परस्पर हैं, यानी कि कौन सा हल कितना हल है, ठीक है।
इसमें। तो आइए हम इसको पहले नंबर हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद हमें इसमें क्या बताना है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, यही सब हमें बताना है, ठीक है। तो हमें क्या है, पहला समीकरण हमें दिया गया है 3x + 4y इक्वल टू, जो बराबर है ना, बराबर की उधर क्या है 6 है, तो इधर हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा -6 बराबर 0। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला समीकरण है, यानी कि समीकरण दूसरा 6x + 8y बराबर यानी +12 और बराबर में उधर 0 है, तो ये ठीक है 0 है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें तुलना करना रहता है, ठीक है। यानी कि ए हमारा क्या हो गया, A1 हो गया और ए B1 हो गया और ए C1 हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और हम इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे यानी A2 और ए क्या हो जाएगा B2 और ए C2, ठीक है, इतना मानेंगे। तो यानी हमें क्या दिया है इसमें कि A1 बराबर कितना 3 है और B1 बराबर क्या है 4 है और C1 बराबर कितना है -6 है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में है तो हम माइनस में इसमें काउंट करें यानी माइनस लेंगे, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा -6। अब इसमें क्या है, कितना हो गया, ये समीकरण फर्स्ट से निकाल चुके हैं। और समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 से यानी कि A2 का मान हमें कितना हो गया 6 हो गया, A2 का मान 6 और B2 का मान कितना है, B2 का मान 8 दिया है, 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद C2 का मान कितना दिया है, C2 का मान हमें दिया है 12, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो यानी क्या है तुलना, यानी कि A1 अपान A2 उसके बाद बराबर यहाँ क्या लिखेंगे B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। अगर ये पूरा बराबर रहेगा तो क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ए पूरी बराबर रहेगा, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा अनेक हल होगा, ठीक है, या क्या होगा अनेक हल होगा, ये समीकरण फिर अनेक हल होगा, इसमें हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर आइए हम करके देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद बताएंगे कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो आइए A1 के स्थान पर क्या रखेंगे 3 और A2 के स्थान पर क्या रखेंगे 6, फिर बराबर। अब देखिए B1 के स्थान पर क्या रखेंगे, B1 के स्थान पे 4 रखेंगे अपान B2 के स्थान पे क्या रखेंगे 8 रख देंगे, यानी B2 के स्थान पे 8 है, 8 रख देंगे। फिर उसके बाद बराबर। अब C1 क्या है, C1 हमारा यही है ना, C1 बराबर क्या है -6 अपान C2 कितना दिया है हमारा 12 दिया है, ठीक है, इतना दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे काटेंगे, ठीक है, यानी 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 6 1 6 और 6 दूनी 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 बराबर, ये तो बराबर है 4 1 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होगा ना फिर। तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर -1/2। इतना तक तो ठीक जा रहा था, 1/2 बराबर 1/2 इतना तक तो ठीक जा रहा था, लेकिन लास्ट वाले में कहाँ पे गड़बड़ीशन हुआ कि ये देखिए माइनस आ गया है, ठीक है। जब माइनस आ गया तो क्या ये सब बराबर है, नहीं बराबर, यहीं से क्या हो गया डज नॉट इक्वल हो गया, यानी ये उसके बराबर नहीं है। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा यानी इस तरह आ जाएगा, तो हमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अद्वितीय हल, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए इतना इस मतलब इस कंडीशन में आ गया तब तो अद्वितीय हल लिखेंगे। अगर पूरा बराबर हो जाएगा यानी पूरा बराबर हो जाएगा तो अनेक हल हो जाएगा। अगर ए डज नॉट इक्वल है यानी ए डज नॉट इक्वल है तब अद्वितीय हल होगा। अगर ए सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, इसमें सॉरी, यानी कि ए डज नॉट इक्वल होगा ना तो क्या होगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वाला अगर यानी डज नॉट इक्वल हुआ ना तब क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होता, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे हम कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें मतलब कोई हल नहीं होगा। अगर ए डज नॉट इक्वल होता तब क्या लिखते हैं जैसे A1 अपान
A2 डज नॉट इक्वल A2 यानी कि वो B1 अपॉन B2 ये डज नॉट इक्वल होता तब हम लिखते अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय ये जान लीजिए, समझ में आया। यानी हमें समीकरण दिया रहेगा, उसमें हमें तुलना कर करके A1 और A2 का मान निकालने के बाद, यानी A1 और A2 का मान निकालने के बाद हम फिर इसी तरह समीकरण में रखेंगे। अगर वो सब पूरा काटने पर, जो कटे उसको काट दीजिए। जैसे इस तरह देखिए हम काटे थे, कट रहा था तो काट दिए, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अगर पूरा बराबर हो जाएगा यानी कि C1 अपान यानी A1 अपान इक्वल B1 यानी कि क्या है A1 अपान A2 और इसको इक्वल और B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 अगर पूरा बराबर रहेगा तब क्या होगा, अनेक हल होगा। अगर यानी कि लास्ट वाला यानी कि B1 अपान B2 बराबर क्या होगा, क्या है B1 यानी कि B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2 होगा, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर यानी कि C1 अपान यानी C1 नहीं A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 होगा, तब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, समझ में आया। यानी पहला वाला अगर पहले ही कंडीशन में आगे वाले ही पद में अगर नहीं बराबर होगा तब वो लास्ट वाला तो हल करना ही नहीं है, उससे पता चल जाएगा क्या है, अद्वितीय हल होगा। अगर लास्ट वाला कलर निकल गया यानी नहीं बराबर है क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ये रहता है, 3 केस बनती हैं इसमें। ठीक, जो कि ये रहा पहला कॉन्सेप्ट यानी पहला, और ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 2 और ये कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। तो इसी तरह अगर इस तरह सवाल आएगा तो आप सेम यही याद आपको रहेगा तो आराम से आप कर लेंगे, समीकरण दिया रहेगा, आता है 3-4 नंबर का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।